हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो अगर आप ईएमआरएस पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और अभी आपको सिलेबस को लेकर, स्ट्रेटेजी को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर डाउट्स चल रहे थे, तो आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारा कॉमर्स पीजीटी का सिलेबस, डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको टॉपिक्स को कवर अप करना है, क्या टॉपिक्स आपके लिए ज्यादा रेलिवेंट है, कैसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। और आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए एवरीस्टडी क्लासेस का जो कोर्स है उसकी जानकारी भी आपको लास्ट में दूंगा। तो आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो प्यारे दोस्तों, आइए सिलेबस का डिस्कशन जो है उसे स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो सिलेबस है ये आपका केवीएस पीजीटी कॉमर्स का जो सिलेबस था वैसा ही सिलेबस यहाँ पे भी इन्होंने डाल दिया है। और इस सिलेबस में भी आपको दो कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। पहला कंपोनेंट है अकाउंट्स का और दूसरा कंपोनेंट है आपका बिजनेस स्टडीज का। तो दो कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। तो अभी अकाउंटेंसी की बात करते हैं। अकाउंटेंसी के काफी सारे टॉपिक्स यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो आपका जो क्लास 11th 12th वाला कंपोनेंट है जिसे आप एनसीईआरटी से कवर अप कर सकते हैं या और सोर्सेज से कवर कर सकते हैं, मेजॉरिटी तो वही है, बट उसके अलावा कुछ और टॉपिक्स भी हैं जो कि आपको कवर अप करके जाने होंगे। तो अकाउंटेंसी के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाला पार्ट आ गया। तो अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्या खूबियां होती हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमारे पास जो होती है जैसे कैपिटल, ड्राइंग, एसेट, लायबिलिटी, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, इनकम, प्रॉफिट, परचेज, सेल, डेटर, क्रेडिटर, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये सारी टर्म्स की जानकारी आपको होनी चाहिए जो कि बिल्कुल बेसिक है। इसके बाद आता है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के अंदर जो आपका थ्योरी बेस है इसके अंदर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात होती है। तो आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, कॉस्ट, डुअल एस्पेक्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म, मटीरियलिटी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, ये सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में भी अभी आपको पढ़ना है। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जब बात आती है तो कंफ्यूजन आ जाता है, सर कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े, क्योंकि अभी हमारे पास एएस भी हैं और इंड एएस भी हैं। अब इस एग्जामिनेशन के लिए तो आपको दोनों पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ये भी लिखा एप्लीकेबिलिटी इन इंड एएस। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी पढ़ो और इंड एएस भी आपको पढ़ने हैं। और बहुत डिटेल में ये स्टैंडर्ड्स आपको नहीं पढ़ने हैं। आपको सिंपली इतना अगर पता है कि कौन सा इंडेस किससे जुड़ा हुआ है, इंडेस 1 किससे जुड़ा हुआ है, 3 किससे जुड़ा हुआ है, अगर ये जानकारी आपको है तो एग्जामिनेशन के सवाल निकल जाते हैं, क्योंकि अभी डिटेल में सवाल आपसे पीजीटी लेवल पे नहीं पूछे जाते हैं। इसके अलावा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हमारा तो एक नया कानून है। तो अभी इसके ऊपर आपको बेसिक सवाल देखने को मिल सकते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस को लेकर। तो चलिए बात है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स पे। तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। आपके जो वाउचर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के वाउचर्स आप तैयार करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में भी आपको पढ़ना है, डेबिट क्रेडिट के रूल्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आपकी जर्नल आ जाएगी, स्पेशल पर्पस बुक्स आपकी जो होती है, परचेज, सेल, रिटर्न, परचेज रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, ये सारी आ गई। लेजर आ गया, बीआरएस यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी आ गया। डेप्रीसिएशन भी आ गया जी, डेप्रीसिएशन भी आ गया। इसके अंदर आपको डेप्रीसिएशन के मेथड्स वगैरह भी पढ़ने हैं। और इसके साथ साथ आपका जो प्रोविजन और रिजर्व्स वाला पोर्शन है वो भी यहाँ पे आ जाता है। तो प्रोविजन और रिजर्व्स के बीच में क्या डिफरेंस है, अलग अलग टाइप्स के रिजर्व कौन से होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मोस्टली ये आपका 11th क्लास में आपको जो चीजें पढ़ाते हैं अकाउंटेंसी के अंदर, वो सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। इसके बाद है जी आपका ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी सवाल एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस से जुड़ी हुई बातें और एरर से जुड़ी हुई बातें, तो अलग अलग तरीके के एरर होते हैं। ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, उन एरर्स को किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाता है, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 वाला जो कंपोनेंट है, ये आपका फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स जब प्रिपेयर करते हो तो यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब चीजें बनाते हो। और इसके साथ साथ कुछ और कंसेप्ट हैं जो कि यहाँ पे आपको मालूम होने चाहिए, जैसे रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जनरली काफी हैवी खर्चा एडवर्टीजमेंट का कर देते हैं तो उसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। तो इसके साथ साथ आपको किस तरीके से आप पी एंड एल बनाओगे,
ट्रेडिंग बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे, वो मालूम होना चाहिए। और एडजस्टमेंट्स के ऊपर सवाल आ सकता है। देखो एडजस्टमेंट्स के ऊपर सवाल आ सकता है। एडजस्टमेंट्स आप करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को लेकर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इसको लेकर तो बहुत सवाल आते हैं पीजीटी लेवल पे। आपको सवाल बोलेगा कि आप इतना प्रोविजन बनाकर बताओ कि कितना अमाउंट और आपको डेबिट करना है पीएनएल से। ऐसी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। बाकी आपका जो ड्राइंग्स वगैरह है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसको लेकर भी आपसे पूछ सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप की बात की हुई है कि सोल प्रोप्राइटरशिप का किस तरीके से आप जो फाइनल अकाउंट्स हैं आप उनको प्रिपेयर करेंगे अलोंग विद द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। चलिए, अब सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद आ गई पार्टनरशिप फर्म्स की बात। तो पार्टनरशिप फर्म्स की अकाउंटिंग कैसे करोगे, तो शुरू से लेकर एडवांस सारे टॉपिक्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो पार्टनरशिप क्या होता है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हो, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है, जो आप एडजस्टमेंट्स करते हो पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है तो क्या एडजस्टमेंट्स आप करते हो, वो सारी चीजें। गुडविल तो आपके लिए रेलिवेंट है ही है, तो गुडविल क्या होती है, कैसे गुडविल को कंप्यूट करते हैं। अलग अलग मेथड्स होते हैं हमारे पास, कई बार एवरेज प्रॉफिट, कई बार सुपर प्रॉफिट, और कई बार इनको कैपिटलाइज करके गुडविल कंप्यूट होती है। तो वो मेथड्स की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, डिसोल्यूशन वाला पार्ट दोनों आते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज है, एडमिशन है, रिटायरमेंट वाला केस है, या फिर आपकी पार्टनरशिप बंद हो रही है, तो उस केस में किस तरीके से आप डिफरेंट आइटम्स की एडजस्टमेंट करोगे। जो आपके एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, आपके पास कुछ रिजर्व्स पड़े हुए हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, लॉसेस पड़े हुए हैं, गुडविल पड़ा हुआ है, तो आप उसको कैसे एडजस्ट करोगे पार्टनर्स के अकाउंट्स में, ये सारी बातें आ जाती है। पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में कैसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। पार्टनरशिप फर्म अगर बंद हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, डिसोल्यूशन हो रहा है, तो उस केस में कैसे आप अकाउंटिंग करेंगे। तो ये सारी चीजें प्यारे दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं सिलेबस के अंदर। और आप देख सकते हैं डिसोल्यूशन के केस में आपको रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाना है। इसके अलावा आप पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट्स हैं उनको किस तरीके से क्लोज करने वाले हो। बट इन्होंने कुछ चीजों को एक्सक्लूड भी कर दिया, जैसे पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सक्लूड कर दिया, इनसॉल्वेंसी वाले केस को एक्सक्लूड कर दिया, और सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी, इसको यहाँ पे इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। तो इनके ऊपर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है जी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो देखो, पहले सोल प्रोप्राइटरशिप की बातें, फिर पार्टनरशिप की बातें, और अभी कंपनी की बातें हो रही हैं। तो एक कंपनी के पास ये पहले तो कि कंपनी कौन कौन सी हो सकती है, कितने टाइप की कंपनी हो सकती है, पब्लिक है, प्राइवेट है, 1% कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, ये चीजें मालूम होनी चाहिए। उसके बाद शेयर कितने टाइप की हो सकते हैं, शेयर कैपिटल कितने टाइप की हो सकती है। तो इक्विटी प्रेफरेंस हो सकता है, उसके बाद ऑथराइज्ड कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जब आप शेयर्स को इशू करते हो तो किस तरीके से उनकी जर्नल एंट्रीज डालते हो। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो कैसे केस होता है आपका, अंडर सब्सक्रिप्शन में कैसे करते हो, अगर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो कैसे अकाउंटिंग करोगे, अगर आप शेयर्स को इशू कर रहे हो अदर देन कैश, तो कई बार प्रमोटर्स को शेयर होते हैं ना, शेयर्स इशू होते हैं तो हमें कैश नहीं मिलता, तो कैसे अकाउंटिंग करोगे। इसके अलावा प्राइवेट प्लेसमेंट, ई सॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, स्वेट इक्विटी, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको मालूम होना चाहिए। इसकी डिटेल में अकाउंटिंग में आपको नहीं जाना। और इसके साथ साथ एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फोर फीचर और री इशू ऑफ शेयर्स का। तो अक्सर कंपनी फोरफीट कर लेती है उन शेयर्स को जिन पे कॉल्स का पैसा नहीं आ रहा है और उन्हें री इशू कर देती है। तो उनको किस तरीके से अकाउंटिंग में ट्रीट किया जाएगा, कैसे आपका कैपिटल रिजर्व का ट्रीटमेंट होगा, ये सारी चीजें प्यारे दोस्तों आपको मालूम होनी चाहिए। और प्यारे दोस्तों, शेयर कैपिटल के साथ साथ आपको डिबेंचर की अकाउंटिंग भी पढ़नी है। डिबेंचर जो है क्या क्या टाइप्स के होते हैं, कैसे इशू करते हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पे, अदर देन कैश इनको किस तरीके से इशू करते हैं। इसके साथ साथ जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स होता है उसको लेकर भी आपको कवर अप करना है, किस तरीके से आप डीआरआर जो रिजर्व क्रिएट करते हो उसे क्रिएट किया जाता है, क्या क्या अलग अलग तरीके होते हैं जिस तरीके से डिबेंचर आपके रिडीम हो जाते हैं। और कई बार डिबेंचर्स को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी भी इशू कर दिया जाता है। तो कई बार आप डिवेंचर्स को गिरवी रख के लोन वगैरह लेते हो, तो उसमें आप किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे। और अगर आपको कोई डिस्काउंट या लॉस है इशू ऑफ डिवेंचर्स पे, तो उसको कैसे आप राइट ऑफ करोगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को लेकर भी जो प्रोविजन होते हैं आपको मालूम होने चाहिए। एक्रूड इंटरेस्ट होता है आपका, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होता है, तो ये सब बेसिक टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए।
इसके बाद आती है जी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ये आपकी प्रिपेयर होती है एज पर दी शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013। तो शेड्यूल 3 वाला फॉर्मेट आपको मालूम होना चाहिए, और इसके साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो एनालिसिस है उसको लेकर भी आपको चीजें मालूम होनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे आपको जो अलग अलग टूल्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, जिसमें आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट रहती है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट रहती है, इसके अलावा आपका रेशो एनालिसिस हो जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको कवर अप करके जानी है। रेशियो एनालिसिस का तो बहुत डिटेल में इन्होंने जिक्र किया सिलेबस में, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारी रेशियोज पता होनी चाहिए। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो क्या होती है, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज उसमें मिलते हैं आपको, कैसे एक्टिविटीज को क्लासिफाई किया जाता है और कैसे इसे प्रिपेयर किया जाता है, ये सारी चीजें आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से प्यारे दोस्तों पढ़ के जानी है। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अकाउंटेंसी वाला कंपोनेंट हमने देखा। अभी आते हैं जी बिजनेस स्टडीज वाले कंपोनेंट की तरफ। तो बिजनेस स्टडीज की अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस स्टडीज में आपको बेसिक फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस क्या होता है, क्या उसके फीचर्स हैं, और कुछ हिस्ट्री वाला पार्ट भी है कि कैसे इंडिया में ट्रेड और कॉमर्स जो है वो इवॉल्व हुआ, इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम कैसे था। इसके अंदर एक वो टॉपिक होता है हुंडी वाला, कि क्या क्या टाइप ऑफ हुंडी हमें देखने को मिलती थी पहले। तो वो सब पे सवाल आ जाता है एग्जामिनेशन के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पे बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये जो टर्म्स है इनको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। इंडस्ट्री के क्या टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फर्दर क्लासिफिकेशन भी होती है ऐसी। आपका जो ट्रेड है, इंटरनल, एक्सटर्नल, होलसेल, रिटेल, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आपके जो रहते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन वगैरह, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। और बिजनेस रिस्क का जो कंसेप्ट है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो उसमें अलग अलग तरीके के रिस्क आपको फेस करने को मिल सकते हैं, और कैसे आप उस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, तो इसका भी आपको बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है हमारे पास, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, पार्टनरशिप है हमारे पास, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंपनी है। कंपनी के भी अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं हमारे पास, और हर एक मोड का ना अलग अलग बेनिफिट्स, लिमिटेशंस होते हैं, अलग अलग सूटेबिलिटी होती है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइजेस, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती हैं सरकारी, प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट वाली। इसके अलावा ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी होती हैं, तो ये आपको मालूम होनी चाहिए। पब्लिक एंटरप्राइजेस को फर्दर भी क्लासिफाई करते हैं, कुछ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती हैं, कुछ स्टेट्यूटरी होती हैं, कुछ कॉर्पोरेशंस होती हैं, कुछ गवर्नमेंट कंपनी होती है। और कई बार पब्लिक और प्राइवेट मिलकर अपना पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो पीपीपी इसे बोलते हैं। इस कंसेप्ट के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आते हैं बिजनेस सर्विसेज की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेनली इसके अंदर आपका जो बैंकिंग वाला पार्ट है वही कवर अप हो रहा है। तो आपका जो बैंकिंग वाला पार्ट है उससे जुड़ी हुई सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अलग अलग टाइप ऑफ बैंक अकाउंट क्या होते हैं, क्या ई बैंकिंग क्या होता है, आपका डिजिटल पेमेंट्स कैसे आप करते हैं, और ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस वाला पार्ट भी आपका इसके अंदर आता है। तो इंश्योरेंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ है, सबरोगेशन है, कंट्रीब्यूशन है। तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, तो इन पे आप खास ध्यान देना। इसके अलावा आपका पोस्टल सर्विस वाला टॉपिक भी यहाँ पे जो इतना ज्यादा रेलिवेंट तो नहीं है, बट हाँ आपको कवर अप करना है। ई बिजनेस की भी बात की गई है कि आज के समय में आपका जो बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कंडक्ट किया जाता है, तो उसके क्या फायदे हैं, क्या इसका स्कोप है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस एथिक्स का, कि एक बिजनेस की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर भी आता है, तो इसको लेकर क्या प्रोविजन डाले गए हैं। और बिजनेस एथिक्स क्या होता है, क्या चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, वो भी आपको पढ़ना है। इसके बाद है फाइनेंस एंड ट्रेड, हमारे जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस होते हैं, कि एक बिजनेस को पैसा कहां से मिलेगा, उसको इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, लोन, ये सब चीजें, बैंक से लोन ले लिया, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, ये सारी चीजें आती हैं। तो हर एक के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये पता होने चाहिए। कौन से लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, कौन से मीडियम टर्म है, कौन से शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं, ये पता होना चाहिए। इसके बाद आया स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, जो हमारे छोटे बिजनेस होते हैं उनको लेकर भी आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर बेसिक एंटरप्रेन्योरशिप वाले कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स जो स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन की गई हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया स्कीम की बात की गई है, स्टार्टअप्स को कैसे फंड किया जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं,
और इसके अलावा हमारे जो एमएसएमईज होते हैं उनका क्या डेफिनेशन दिया गया है, तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का डेफिनेशन दिया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। तो वो कैसा क्लासिफिकेशन है वो आपको मालूम होना चाहिए। और कुछ स्पेसिफिक गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और कुछ एजेंसीज है जो कि इनके लिए काम कर रही हैं, उनका भी बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। चलिए तो प्यारे दोस्तों, इसके बाद है जी इंटरनल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो इंटरनल ट्रेड आपका मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, तो होलसेल रिटेल, आपके जो इटिनेरेंट स्मॉल स्केल रिटेलर, लार्ज स्केल रिटेलर, जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, चेन स्टोर्स है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। मार्केटिंग के अंदर आप बेसिकली आप पढ़ते हैं इनको, मार्केटिंग अलग से भी आपके सिलेबस में है और यहाँ पे इंटरनल ट्रेड वाले कंपोनेंट में भी है। और जीएसटी वाला कंपोनेंट यहाँ पे भी आ गया, जीएसटी आपका अकाउंटिंग में भी था और यहाँ पे भी आ गया। इसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड आ गया जी। अब इंटरनेशनल ट्रेड अपने आप में बहुत बड़ा है, बट आप जो सिलेबस वाले टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कीजिएगा। इसके अंदर आपका इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, उसमें क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं इन्वॉल्व, क्या डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे बिल ऑफ एंट्री वगैरह आपका जो बनाया जाता है, तो बिल ऑफ लीडिंग है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेटर ऑफ क्रेडिट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। और इसके अलावा डब्ल्यूटीओ को यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। तो डब्ल्यूटीओ की जो बेसिक फैक्ट्स हैं, कब बना, कितने मेंबर्स हैं, क्या इसके एग्रीमेंट्स रहते हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है, तो वो सब बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद है जी आपका मैनेजमेंट वाला पार्ट। तो मैनेजमेंट क्या होती है, साइंस आर्ट प्रोफेशन कैसे हो सकती है, टॉप मिडिल लेवल और जो आपका लोअर लेवल होते हैं उनके अलग अलग फंक्शंस क्या होते हैं। मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं वो अलग से भी आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। कोऑर्डिनेशन जो है उसको भी आपको पढ़ के जाना है। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फ्योल ने दिए, टेलर ने दिए, वो भी आपको पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा जो बिजनेस एनवायरनमेंट रहता है, क्या होता है, क्या उसकी डायमेंशंस होती हैं, तो हमारा इंटरनल, एक्सटर्नल, माइक्रो, मैक्रो, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है इसके अंदर। बाकी प्लानिंग क्या होती है, अलग अलग टाइप ऑफ प्लान कैसे होते हैं हमारे, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल, इन सब में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग आ गया जी। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, क्या इसका प्रोसेस है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारे पास होते हैं, फंक्शनल, डिविजनल, मैट्रिक्स, ये सब आपको पता होने चाहिए। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, डेलीगेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सारे कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आगे जी स्टाफिंग वाला कंपोनेंट। तो स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कैसे एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, स्टाफिंग का क्या प्रोसेस है। इसके अंदर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी आ जाता है। रिक्रूटमेंट के क्या तरीके हैं, कैसे आप रिक्रूट करते हैं, आपकी जो आप ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, क्या क्या मेथड्स अवेलेबल होते हैं, तो ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डायरेक्टिंग आता है, और डायरेक्टिंग अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आपका मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, ये तीन चीजें आती हैं। तो मोटिवेशन में आपकी जो थ्योरीज हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मैस्लो की थ्योरी, वो पढ़नी है, और हर्सबर्ग पे भी सवाल आ जाते हैं। और इसके अलावा लीडरशिप है आपकी, लीडरशिप से जुड़ी हुई भी काफी स्टाइल्स हैं, थ्योरीज हैं, जिन पे एग्जाम में सवाल आ जाता है। कम्युनिकेशन के बारे में आपके, कि अलग अलग तरीके से कैसे कम्युनिकेट करते हो, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये चीजें आपको कवर अप करके जानी है। और इसके अलावा प्यारे दोस्तों, कंट्रोलिंग वाला पार्ट भी आपको कवर अप करके जाना है। कंट्रोलिंग क्या होता है, प्लानिंग कंट्रोलिंग में क्या रिलेशन है, कंट्रोल के क्या स्टेप्स होते हैं। और इसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन तो मैंने आपको बता ही दिया था कि कोऑर्डिनेशन भी आपको कवर अप करके जाना है। इसके बाद आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंस के कुछ टॉपिक्स भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, वो बातें आ गई। फाइनेंशियल डिसीजन तीन तरीके के होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड, वो यहाँ पे आ गए। फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ पे आ गया। कैपिटल स्ट्रक्चर अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से आप कैपिटल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर आपकी थ्योरीज कौन कौन सी हैं, इस पे सवाल आ जाता है। वर्किंग कैपिटल अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है, इसमें आपकी इन्वेंट्री, कैश, रिसीवेबल मैनेजमेंट सब आ जाता है। इसके बाद आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स भी आ गई। फाइनेंशियल मार्केट्स आपकी मनी मार्केट हो सकती है और कैपिटल मार्केट यहाँ पे हो सकती है। और कैपिटल मार्केट में भी आपकी प्राइमरी मार्केट है आईपीओ वाली, सेकेंडरी मार्केट है स्टॉक एक्सचेंज वाली, और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी रहती है वो सेबी रहती है, तो सेबी के बारे में भी आपको पढ़ना है। हाँ, इसके अलावा आरबीआई जो है वो आपका बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, तो आरबीआई पे बहुत ज्यादा डिटेल में तो सवाल एक्सपेक्टेड नहीं है, बट हाँ कुछ बेसिक जानकारी आप ले सकते हैं। इसके बाद मार्केटिंग अलग से आ गया। तो पहले इंटरनल ट्रेड आया था, अब यहाँ पे मार्केटिंग आ गया। तो मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स में आपके क्या एलिमेंट्स आते हैं, हमारा जो मार्केटिंग की अलग अलग फिलोसफीज रहती है ना,
प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इनको लेकर सवाल आ सकता है। और इसके अलावा आपके जो 4 P's रहते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इनको लेकर आपको सवाल देखने को मिलेंगे। इनसे जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको वो प्यारे दोस्तों कवर अप करके जाने हैं। इसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला टॉपिक आ गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कवर अप करनी है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है। और इसके अंदर भी आपकी जो अलग अलग लेवल्स ऑफ हायरार्की होते हैं ना, आप पहला कंप्लेंट किस पे डालोगे, फिर किस पे डालोगे, फिर किस पे डालोगे, उनकी लिमिट्स क्या होती हैं, उनकी मॉनेटरी लिमिट्स क्या होती है कि किस कंप्लेंट के लिए किस पे जाना है, उस पे आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको कवर अप करके जानी है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से हमने एक बार अपना सारा सिलेबस देख लिया। अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज वाला जो पार्ट है वो आपको इसके अंदर कवर अप करके जाना है। आपको देखने में हो सकता है सिलेबस छोटा लग रहा हो, बट ये काफी वास्ट सिलेबस है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, काफी चीजें इसमें आ रही हैं। अच्छी बात यह है कि इन्होंने काफी स्पेसिफिक आपको बताया कि क्या क्या चीजें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। और उनको पढ़ना आपके लिए इतना इजी तो नहीं होने वाला है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। तो कोशिश ये करनी है कि आप सारी चीजों को अच्छे से कवर अप करके जाएं, और कोई भी एरर का स्कोप आप ना छोड़ें। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतना सारा सिलेबस हम कैसे कंप्लीट करेंगे, तो आपकी मदद के लिए एवरस्टडी क्लासेस ने अपना जो कोर्स है ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। और इस कोर्स के अंदर आपको सारे जो टॉपिक्स हैं उनका डिटेल में अच्छे से कवरेज मिल जाएगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे एमसीक्यूज इसके अंदर मिल जाएंगे। इसके अलावा इस कोर्स में जो अगर आप फुल कोर्स को ज्वाइन करते हैं, इसमें आपको एक क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा, जिसमें पीजीटी लेवल के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ईएमआरएस के तो नहीं बट और भी रिलेटेड एग्जाम्स के, वो सारे आपको सॉल्व विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। और आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे अलग से भी ढेर सारे सवाल मिल जाएंगे। तो आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं हमारी ऐप या फिर हमारी वेबसाइट पे। काफी अच्छे खासे डिस्काउंट्स अभी चल रहे हैं बीइंग फेस्टिव सीजन, तो आप उनका फायदा भी यहाँ पे ले सकते हैं। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन, जहां पे हमने ईएमआरएस पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है और कैसे उसे कवर अप करना चाहिए, ये सब चीजें आपके साथ डिस्कस करी। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी आपके सिलेबस को लेकर, और अब आप बेहतर तरीके से अपना प्रिपरेशन यहाँ पे कर पाएंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।